नमस्कार। मैं जगबीर सिंह छिवारा आज 8वीं कक्षा के लिए विषय है सामाजिक विज्ञान। हमारा आवर पास्ट का 3rd चैप्टर है। उसके कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेके आए फिर हाजिर हुए हैं। कृपया आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुने, अच्छी तरह से उनको पढ़ें। प्रश्न हमारा, बंगाल की दीवानी मिलने से कंपनी को क्या फायदे पहुंचे? जब बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी को, अंग्रेजों को जब भूमि कर इकट्ठा करने का कार्य बंगाल का मिल गया तो अंग्रेजों को उससे क्या लाभ पहुंचा, कंपनी को उससे क्या फायदा हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। बंगाल की दीवानी मिलने से कंपनी को कुछ फायदे पहुंचे, निम्नलिखित फायदे पहुंचे। दीवानी या दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण के भूभाग के आर्थिक मामलों की वास्तविक शासक बन गई। अर्थात सिंपल वे में अगर बात कहें, सीधी बात कहें तो जब कंपनी बंगाल की विजय के पश्चात, बक्सर के युद्ध के पश्चात, इलाहाबाद की संधि के पश्चात जब भूमि कर इकट्ठे करने का कार्य मिल गया तो वो क्षेत्र की वास्तविक मालिक बन गए। अब उन्हें पैसा इंग्लैंड से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से ही उन्हें प्राप्त हो जाता था। दूसरी बात, कंपनी को अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अब धन की कमी नहीं थी। अब उन्हें जरूरत के अनुसार धन जो था भूमि कर से मिलना शुरू हो गया। अंग्रेजी कंपनी का व्यापार अब तेजी से फलने फूलने लग गया। अब उन्हें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, कोई इंग्लैंड से सोना चांदी नहीं लाना पड़ता था। हिंदुस्तान के पैसे से ही उनका व्यापार अच्छी तरह से फल फूल रहा था। किसी से कोई व्यापार की आज्ञा लेनी नहीं पड़ती थी। आज वो बंगाल के वास्तविक मालिक बन चुके थे। अंग्रेजों को कलकत्ता बंदरगाह से बिना टैक्स दिए, बिना कर चुकाए व्यापार करने की आज्ञा मिल रही थी। कंपनी के अधिकारी मालिक बन गए थे। अब उन्हें किसी बंगाल के नवाब से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी और बिना टैक्स दिए, बिना सीमा शुल्क दिए अपना व्यापार कर रहे थे। तो जब दीवानी मिल गई, दीवान बन गए बंगाल के, तो उनके पास पैसा खूब हो गया, टैक्स को ही देना पड़ता था। अब उस हिंदुस्तानी पैसे से ही वे दिन रात अपने व्यापार को बढ़ा रहे थे। तो कंपनी की शक्ति बढ़ती चली गई। दूसरा प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त क्या है? हमने पहले भी वीडियो में इन प्रश्नों को पढ़ा और इसके अंग्रेज सरकार को क्या लाभ हुए। जब 1793 में तत्कालीन वह जो वहाँ का अंग्रेज उच्च अधिकारी था मिस्टर कॉर्नवालिस, जिसको हम सही शब्दों में अगर लेके चलें तो उसने भूमि कर इकट्ठा करने के लिए कॉर्नवालिस ने एक योजना बनाई थी। एक ऐसा सिस्टम तैयार किया था कि लगान कर जिसको कहते हैं वो एक स्थायी हो जाए, उसका बंदोबस्त ऐसा सिस्टम ऐसा बनाया। और इस योजना को 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जो गवर्नर जनरल था, उसने इसे बंगाल में और बिहार में लागू किया। इस योजना के अनुसार सारी भूमि कुछ जमींदारों को बांट दी गई। सरकार ने उन जमींदारों पर भूमि लगान की एक स्थायी राशि निश्चित कर दी गई। जमींदार किसानों से इस लगान से वसूल करके ही 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा करा देते थे और शेष 1/11 भाग अपने पास रख लेते थे। एक लगान की राशि निश्चित कर दी कि आप एक हिस्सा अपने पास रखेंगे, 1/11 भाग, 10/11 भाग खजाने में जमा कराएंगे। तो सरकार को लगान से प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली राशि का पता लग गया कि हमें इतनी राशि फला जमींदार से मिलेगी, इतनी हमें भूमि कर फला जमींदार से मिलेगा। तो जमींदारों को भूमि का मालिक बनाकर
अगर कोई भी ज़मींदार भूमि कर समय पर नहीं जमा करा पाता तो उसकी ज़मीन कर के बराबर की बेच दी जाती थी और लगान वसूल कर दिया जाता था। समाज का एक शक्तिशाली जमींदार वर्ग सरकार का वफादार बनता चला गया। अर्थात जब ज़मींदारों को अंग्रेज़ों ने ज़मीनों का मालिक बना दिया तो ज़मींदार जो थे वो अंग्रेज़ों के वफादार हो गए। वो अंग्रेज़ पहले जो विद्रोह होते थे वो ज़मींदारों के द्वारा किए जाते थे। अब ज़मींदार जो थे उनके पक्के मित्र बनते चले गए। तो अंग्रेज़ों को तो निश्चित राशि मिल गई और उनके खिलाफ होने वाले विद्रोह षड्यंत्रों से भी अंग्रेज़ों ने पीछा छुटा लिया और अंग्रेज़ी कंपनी की आय जो थी वो निश्चित होती चली गई, दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। उससे अगला प्रश्न है, भूमि के स्थायी बंदोबस्त से भारतीय किसानों पर क्या बुरे प्रभाव पड़े? किसानों को इससे क्या हानि हुई, क्या दुष्प्रभाव पड़े? एक तरफ अंग्रेज़ों को लाभ हुए तो हिंदुस्तान के किसानों को क्या मुश्किलें सामने आई, क्या हानि उठानी पड़ी, क्या नुकसान? भूमि के स्थायी बंदोबस्त के लागू होते ही किसानों के से उनकी भूमि का मालिकाना हक छीन लिया गया। उन्हें भूमि का मालिक ज़मींदारों को बना दिया, किसानों से भूमि छीन ली गई। अब ज़मींदार भूमि के मालिक बन गए, किसान ज़मींदारों के मजदूर बनकर उनके खेतों में काम करने लग गए। पहला नुकसान तो हुआ, किसानों से उनकी ज़मीनें छीन ली, ज़मींदारों को दे देना। दूसरी बात, ज़मींदार किसानों का शोषण करने लगे, मनमाने कर वसूल करने लगे। इससे भारतीय किसानों की दशा जो थी वो अत्यंत दुर्बल होती चली गई, दयनीय होती चली गई। इस व्यवस्था ने किसानों में निर्धनता और बेरोजगारी को जन्म दिया। क्या हुआ? दो नुकसान किसानों के सामने आए। एक तो उनकी ज़मीनें छीन ली गई, ज़मींदारों को दे दी गई। अब वो किसान उन ज़मींदारों के यहाँ मजदूर बनकर खेतों में कार्य करते हैं, उनसे ज़्यादा काम लिया जाता, उनसे ज़्यादा कर लिया जाता। अब किसान जो थे पहले कर ही नहीं चुका पाते थे, इन करों में तो और भी कमर तोड़ दी थी। तो किसान दिन प्रतिदिन घाटे में जाता जा रहा था और इससे इस व्यवस्था से किसानों में और ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ती चली। ऐसा ही एक प्रश्न है आपके पास, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? पहले भी आए हैं। टॉमस मुनरो जो थे उन्होंने 1820 में वो मद्रास के गवर्नर नियुक्त हुए थे। उसने भूमि का प्रबंध एक नए ढंग से किया जिसे रैयतवाड़ी व्यवस्था का नाम दिया जाता है। रैयत का मतलब होता है किसान। इसे मद्रास या बम्बई में लागू किया गया। सरकार ने भूमि कर उन लोगों से लेने का निश्चय किया जो स्वयं कृषि करते थे, जिनकी अपनी ज़मीन थी जिस पर वो खेती कर रहे थे। अब किसान खजाने में पैसा जमा कर रहे हैं, इसलिए इस व्यवस्था से सरकार ने किसानों को ज़मीन का मालिक बना दिया। स्थायी बंदोबस्त में ज़मींदारों को बनाया था, लेकिन रैयतवाड़ी प्रथा के अंदर मुनरो ने 1820 में जब वो गवर्नर बन के आया तो उसने मद्रास के और बम्बई के अंदर इस व्यवस्था को लागू किया था कि जो किसान हैं, जो ज़मीन बोते हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, वो सरकार के पास कर जमा कराएंगे। ज़मीन के उपजाऊपन और आधा हिस्सा सरकार को मिलता था। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, इसमें ज़मीन की उपजाऊ शक्ति के अनुसार खेत की जैसे पैदावार है उसके हिसाब से टैक्स निश्चित किया जाता था, उसे कर देना पड़ता था। ज़मीन की उपजाऊपन और फसल की किस्म के आधार पर राजस्व मतलब राज्य का कर 30 साल तक की अवधि के लिए निश्चित कर दिया जाता था कि आज अगर फला आदमी को 30 रुपये एक खेत के जमा कराने होंगे तो अगले 30 वर्ष तक वो इसी कर को जमा कराता है। निश्चित कर दिया जाता था। पैदावार की कुल कीमत का आधा हिस्सा सरकार को देना पड़ता था। मतलब 50% किसान अपने पास रखता था, 50% सरकार को देना पड़ता था, जिसके फलस्वरूप सरकार की आय में काफ़ी वृद्धि हुई, बढ़ोतरी हुई। इसके अतिरिक्त
इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान की स्थिति भी कुछ सुरक्षित होने लग गई, लेकिन वह राजस्व चुकाने के लिए अक्सर महाजन के चुंगल में फंस जाता था। वो टैक्स देना पड़ता, कभी कभार फसल नहीं हो तो पाती तो उसे कल टैक्स जमा कराने के लिए किसी सेठ साहूकार महाजन के पास जाना पड़ता था। उससे ऊंची ब्याज दरों पर वो कर्जा लेना पड़ता था। राजस्व वसूली के लिए उन पर सख्ती की जाती थी। अगर कोई किसान समय पर खजाने में टैक्स लगान नहीं दे पाया तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। इसलिए किसानों को राजस्व चुकाने के लिए इन साहूकारों के पास ज़्यादा धन उधार लेना पड़ता और इसके लिए उन्हें ज़मीन अपनी गिरवी रखनी पड़ती और इस तरह किसान दिन प्रतिदिन कर्जदार होते चले गए और उनका शोषण होना शुरू हो गया। अब ये रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी, इसकी विशेषताएं क्या थी? इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का स्थायी बंदोबस्त किसानों को मालिक बना दिया गया। उसके अलावा अब कंपनी की आय निश्चित हो गई। अब वो आराम से अपना बजट बना लेती थी कि कितना हमारा खर्च है, कितनी हमारी आमदनी है। जमींदारों के बारे में क्योंकि 30 साल का निश्चित कर दिया गया था कि उपजाऊ शक्ति के अनुसार हमारे क्षेत्र में इतनी ज़मीन है, इतने किसान ये टैक्स देंगे, इतने किसान ये टैक्स देंगे। इस व्यवस्था में भूमि राजस्व जो था वो भूमि की उपजाऊ शक्ति के अनुसार निश्चित किया जाता था और फसल की किस्म देखकर निश्चित किया जाता था। इस व्यवस्था में भू राजस्व 30 वर्ष के लिए निश्चित किया जाता था। अवधि समाप्त होने के बाद लगान का निर्धारण फिर से होता था। तो ये अंग्रेज़ों की ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में कहीं स्थायी बंदोबस्त लागू किया, तो कहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की, कहीं महलवाड़ी व्यवस्था लागू की। ये भारत के अलग अलग क्षेत्रों में करके अंग्रेज़ों ने अपनी स्थिति को तो सुधार लिया, लेकिन भारतीय किसान जो था वो दिन प्रतिदिन गरीब होता चला गया और अंत में हालात ऐसे हुए जब वो कर नहीं दे पाता था तो इसे सेठ साहूकारों के यहाँ ज़्यादा ब्याज की दरों पर कर लेना पड़ता, किसके लिए? अपनी ज़मीन को बचाने। और हालात ऐसे हो गए कि किसान कर्ज नहीं उतार पाए, कर दे पाए तो कर्ज नहीं उतार पाए, उन्हें अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ी और रातों रात उन्हें वो गांव छोड़कर भागना। कल फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं।